नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। आज की सुबह एक बेहद ही दुखद खबर से हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजित पवार मुंबई से सुबह बारामती जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे थे और वो राज्य के 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। अजित पवार का निधन सिर्फ उनके परिवार और पार्टी के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है और जनता के नज़रों में उनकी छवि, जो एक निडर, बेबाक, कर्मठ, दिलदार और दमदार नेता की तो थी, लेकिन वो विवादों में भी रहे थे। उन्हीं अजित पवार के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी को। अनुराग त्रिपाठी जी की ने 40 साल से भी ज़्यादा की राजनीतिक पत्रकारिता की है और पवार परिवार के और पवार के राजनीतिक पहलुओं को भी करीब से उन्होंने देखा है। उनसे हम बात करेंगे और साथ में हैं हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आप दोनों का स्वागत है। सर, आपने देखा कि आज की सुबह कितनी मनहूस निकली। जो अजित पवार जो रोज़ सुबह से काम पे लग जाते हैं, आज भी उन्होंने काम की शुरुआत ही की थी, लेकिन एक हादसे ने पता चला कि हमसे उनको छीन लिया जी। लेकिन ये भी है कि ज़िंदगी इतनी अनिश्चित हो गई है कि अभी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ उठ कर सुबह काम करने वाला 7 बजे 8 बजे उनकी बाइक चलनी शुरू हो जाती थी किसी न किसी चीज़ में। लेकिन आज जो खबर आई कि उनका निधन हो गया, तो एक झटका सा तो लगा, लेकिन भरोसा अब भी नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा हो गया। अजित पवार की सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी, 5 बजे के आसपास शायद वो एक्सरसाइज वगैरह, बॉडी उनकी बड़ी फिट थी, एक्सरसाइज करते रहे होंगे। 6 बजे वो लोगों को अपॉइंटमेंट दे देते थे सवेरे सवेरे, और दिन भर तांता लगा रहता था और लोग से मिलना मुलाकात, जनता के बीच का एक व्यक्तित्व चला गया। तो ये जनता के लिए भी बहुत दुखद है। एक खरा बोलने वाला, सच्चा बोलने वाला, झूठ ना बोलने वाला, जहाँ काम होना है तुरंत उसको काम को करने वाला, जहाँ उसको नहीं तो मना कर देने वाला, साफ बड़े खरे खरे शब्दों में बोलने वाला व्यक्तित्व जो है वो चला गया। उससे उस शरद पवार परिवार को तो जो हानि हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति, आपने सही कहा, महाराष्ट्र की राजनीति को हानि हुई है, महाराष्ट्र को राजनीति को हानि हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर थे, गहरा एक्सपीरियंस रखते थे, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे लेटरली। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्केप जो अगर देखें अगर आप, तो अजित पवार की पार्टी एनसीपी और उनका कोई दूसरा मुझे व्यक्तित्व उनके तुरंत उसकी जगह को भर दे जा करके ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। उनकी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बड़े बड़े नेता हैं। अभी हम अगर उनके व्यक्तित्व के पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो आज तक की जो उनकी राजनीति रही है, जो उनकी स्टाइल रही, जैसे आपने कहा कि बहुत ही बोल्ड थे, जो करना है अगर कहते थे तो करते थे, नहीं करना है तो नहीं होना है तो नहीं कर पाते थे और स्पष्ट बोलते थे। तो इस तरह के जो उनकी एक छवि थी वो आम जनमानस में तो एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक के तौर पे थी। तो किस तरह का लगाव प्रेम था वो हम देख रहे हैं कि आज भीड़ में भी जो कि है वहाँ बंद हो गया, बारामती भी बंद हो गया और सभी लोग एक तरह से सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है कि अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। अजित पवार को अगर समझना हो तो हम किस तरह समझ सकते हैं, किन शब्दों में समझ सकते हैं शैलेंद्र जी? महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती से चलकर मंत्रालय तक का बहुत लंबा सफ़र रहा है अजित पवार का। पवार परिवार राजनीति में बहुत बड़ा आकार है महाराष्ट्र में, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में। मराठा राजनीति में पवार परिवार की तूती आज भी बोलती है। आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो ज़्यादातर सहकारी संस्थाओं के आधार पर आधारित रही है, उन्हीं पर। और सहकारी संस्थाओं को, महाराष्ट्र की जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको राजनीति का नर्सरी भी कहा गया है। अजित पवार शुरू से यहाँ पर दूध संघ, शक्कर संघ, जो चीनी कारखाने हैं उनका, और सहकारी संस्थाओं की जो मूल यूनियन है, उनकी जो संचालन है, उनकी जो प्रबंधन है, उसकी पूरी देखरेख करते रहे। जब शरद पवार अपने पूरे फुल फॉर्म में थे उस समय अजित पवार उनकी छाया बनकर लगातार लगे रहे। सक्रिय राजनीति में उनका 91 में उनका आगमन हुआ, जब शरद पवार
मुख्यमंत्री थे और लोकसभा का चुनाव आया था, तो उस समय उन्होंने अपनी सीट पर इनको पहली बार खड़ा किया। तब जाकर पहली बार जब वो सीधे सांसद ही बने और उनका नाम बड़े उनके पवार के वारिस के रूप में उस समय बड़ा चर्चा में रहा। हालांकि उनको तुरंत ही इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन हुआ। सुधाकर और नाइक को मुख्यमंत्री बनाया गया, शरद पवार का पद गया और फिर अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ से फिर शरद पवार ने चुनाव लड़ा। फिर वो राज्य की राजनीति में अजीत पवार का आगमन हुआ। उस समय वो राज्य मंत्री बने। 99 में पहली बार वो कैबिनेट मंत्री बने और हमेशा वो पावर में रहे और उनके पास हाई प्रोफाइल मंत्रालय ही रहा। देखिए, सिंचाई विभाग रहा उनके पास वित्त मंत्रालय रहा, उनके पास ऊर्जा विभाग रहा और वो 6 बार उप मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा रहा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरद पवार का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, उसी तरह अजीत पवार भी अब आज उनका बहुत ही दुखद निधन हुआ। और मुख्यमंत्री बनने की उनकी बहुत ख्वाहिश थी, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न भी किए। आपने देखा होगा वो बड़ी खामोशी से सत्ता में भूचाल लाने का भी उनका कारनामा रहा है और वो सफल करके दिखाया उन्होंने। जब वो सवेरे के वक्त में 2019 में उन्होंने अचानक से चले गए। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, देखिए उसके लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन वो भी तो तब भी उप मुख्यमंत्री ही उन्हें बनना था और वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार वैसे भी ठाकरे सरकार में भी होते थे। लेकिन देखिए, अपनी जिस पार्टी में है, जहाँ से जिस घराने से मैं आया हूँ, उससे बगावत करना, बागी तेवर अपनाना बड़ा साहस का काम होता है। और राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बागी तेवर तो अपनाना ही पड़ता है। उन्होंने ये साहस किया। पहली बार उन्होंने 19 में प्रयत्न किया, 2019 में उसके बाद तो बहुत बड़ा कांड किया जब उन्होंने एनसीपी को तोड़ 2 टुकड़े करा के पार्टी के और फडणवीस जी के साथ शामिल हो गए। तो उनकी महत्वाकांक्षा तो बड़ी ऊंची थी। राजनीति में बताया जाता है कि नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, एक जो सामने दिखता है, एक पीछे। लेकिन अजीत पवार के बारे में कहा जाता है जो सामने था वही पीछे भी था। तो आप तो बहुत करीब से उन्होंने आपने देखा है, ये बात सही है? सही। अजीत पवार में कोई दोहरा चरित्र दिखाई नहीं देता। वो जो बोलते थे वो करते थे। पहला, अगर आप पत्रकार के नाते हम उनसे बिचकते थे, क्योंकि दूसरों को देखते थे, कईयों को वो फटकार देते थे, फालतू बात सुनते नहीं थे 1 मिनट की। तो वो उस तरह का उनका नो नॉनसेंस जो एटीट्यूड था, वो पहले बार आपको। लेकिन फिर बाद में जब पत्रकारों से हम लोग बड़े देर में उनके पास आए, ये आखिरी खेप वाली जो उप मुख्यमंत्री पद उनका आया, तब वो पत्रकारों से नज़दीक आने पाए। नहीं तो भाई साहब वो पत्रकारों से भी उनकी एक तरह की दूरी बनी हुई थी। ये अब दोस्ताना जब हुआ तो यारी और मजाक और वो सब भी उनका दूसरा रंग, दूसरा पहलू लोगों ने देखा। मैंने तो आखिरी समय पर बिल्कुल 1 साल भर पहले उनकी पार्टी के लिए भी कुछ प्रोफेशनल काम किया, डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली कोई एजेंसी मुझसे काम करवा रही थी। तो परिवार के भी नज़दीक आया, मैंने देखा किस तरह का परिवार है, पारिवारिक माहौल। एक परिवार से बगावत करने वाला व्यक्ति, अपने इतने बड़े विरासत से एक तरह का बगावत करने वाला व्यक्ति, वो अपने परिवार को कितना मानता है। 2 पुत्र हैं उनके, पत्नी सुनेत्रा जी, पार्थ जी जो उनका सब कारोबार देखता है, जय, ये सब का जो क्लोजनेस है, जो बॉन्डिंग है जिस तरह की, ये जिस तरह इनकी संवेदनशीलता है लोगों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, ये भी मुझे बहुत कम समय में रहा, लेकिन वो भी मुझे देखने को मिला। व्यक्तिगत जो रूप है अजीत पवार का, वो दूसरा जो पहलू है उनका, जो वो बड़ा ही निर्मल मुझे दिखाई पड़ा। जैसे अंदर से बाहर दिखते थे, ठीक वैसे ही अंदर के भी थे। वो जैसे तो यही वजह थी क्या लोग उन्हें दादा कह के प्यार से बोला, अजीत दादा पवार, दादा मतलब बड़ा भाई, दादा प्रेम का, दादा बड़े भाई को रखते थे सबके साथ। और जैसे आपने कहा कि वो डांटते थे, लेकिन उस डांट में भी एक तरह से सम्मान या आदर, अपनापन, मैं कहूँगा अपनापन होता है। पार्टी में वो उपलब्ध रहते थे। जैसे पार्टी में, एनसीपी में हर तरह का एक तबका था, मतलब उसमें बदमाश, गुंडे, दलाल, है ना, सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था। तो अजीत पवार जब पहचान लेते थे तो बिल्कुल फटकार करके कई चीज़ों को छांट के अलग कर दिया करते थे। कईयों को साथ भी ले लेते थे। हर तरह के लोग भी उनके आसपास थे, जैसे सारे राजनेताओं के आसपास होते हैं। तो वो सब था, पर कहीं एक मानवीय पहलू भी हम लोगों को, है ना, नज़र आया। वो बड़े लेट समझ में आया, मतलब बड़े 91 से उनको देखते अब समझिए कि वर्ष 2020-22 के बाद या 23 के बाद समझिए उनका वो पक्ष हम लोगों के सामने भी उजागर हो पाया कि वो खेती में चले जाना, खेतों से बात करना, किसानों से चर्चा कर लेना, वो अलग तरह का एक व्यक्तित्व था, एक तरह का भूचाल भाई साहब राजनीति में। उनके साथ भाई साहब काम करना उनके मंत्रिमंडल के लोगों के लिए बहुत कठिन था।
हम लोग तो उनसे बात करते थे, मंत्रियों से बात करते, किसी को बोलने नहीं देते थे वो मंत्रिमंडल में। अच्छा। अब सोचिए कि जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली जो सरकार टूटी थी, मतलब उद्धव ठाकरे की जो सरकार टूटी, तो उसमें सबसे बड़ा शिकायत जो थी, आज के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं जो और अपनी पार्टी के नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनकी सबसे बड़ी शिकायत, उद्धव ठाकरे तो कैबिनेट में आते नहीं थे, कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर ही थे, इनकी सारी योजनाओं को वो कहते थे हमारी कैंची लगा दिया, हमारे सब, है ना, फंड नहीं देते, 1 रुपया नहीं दे रहे हम लोगों को, और वो हम काम क्या करें, हमको नहीं रह सकते। तो जिनके खिलाफ वो इतनी बड़ी बगावत करके आए फडणवीस जी ने, फिर वापस उन्हीं को वापस फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मतलब कैसी विसंगत है, उनको काम करना मुश्किल हो गया। एक तरह का बैलेंस बीजेपी ने अजीत पवार पर ये कहीं अजीत पवार का व्यक्तित्व काबिलियत भी बताता है, ये कैलिबर भी बताता है ना। आज एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करना बीजेपी के बूते में कई बार नहीं रह जाता, और अपनी बात मनवा लेते हैं वो जिद करके, अपने गांव चले जाते हैं नाराज होकर के, तो बीजेपी के लिए बहुत संकट रहता है। अजीत पवार एक ऐसा पेंडुलम है जिसने बहुत कंट्रोल कर लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बोल के सार्वजनिक रूप से भी अजीत पवार ने कई बार शिंदे जी को, है ना, और उस वापस वही स्थिति है कि फिर फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते फिर कैबिनेट में अजीत पवार की वजह से अभी हाल में हुआ है कि पूरी की पूरी शिंदे की पूरी मंत्री हैं वो कैबिनेट में नहीं शामिल हुए जाके, कि उनको फिर मुश्किल वही पेश आ रही है। अजीत पवार का जो डोमिनेंस है, जो रुतबा राबताब है, जो वो जो बड़ा अलग तरह का है, तो वो बहुत डोमिनेटिंग है ना। लेकिन वो ऐसे थे, मतलब मुझे कहना पड़ेगा। हाँ जी, रूठते और उठाते ऐसा नहीं दिखते थे, नहीं, जो है एकदम हमेशा बोल देते थे। हाँ, हमेशा ही, और बहुत व्यवहारिक, एक तरह से व्यवहारिक, गंभीर, है ना, और समर्पित, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा। इसीलिए तभी तो हुआ कि शरद पवार के बनाए हुए सब मूर्तियाँ, पहले खेप में तो वो अकेले जा करके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, 80 घंटे में वो सरकार लापता हो गई, है ना। एक रात की सरकार उन्होंने बनाई जाके तोड़ के। शरद पवार का बड़प्पन है कि उन्होंने अपने ऐसी बगावत करने वाले भतीजे को फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया अपनी सरकार में, है ना। ये भी एक अलग हमने रूप प्रेम देखा परिवार का। और फिर दूसरी बार जब उन्होंने तोड़ा तो शरद पवार जी की पूरी पार्टी, उसमें से अधिकांश ऐसे मूर्तियां थी जिनको शरद पवार ने गढ़ा था, तैयार किया था, वो शरद पवार को छोड़ के उन्होंने अपना भविष्य अजित पवार में देखा। क्योंकि अजित पवार एक तरह का, एक उनको प्रशासनिक समझ बड़ी गहरी, तो वो चीज़ों को, अफसरों से बात करना, उनको आदेश दे देना, अफसरों की भी, IAS अफसर, बड़े बड़े दिग्गज IAS अफसर भाई साहब, उनके पैर डगमगाते थे अजित पवार से बात करने में। क्योंकि वो केवल पारिवारिक रुतबा नहीं, प्रशासन की समझ, ये कानून है, ये कानून है, ये क्यों नहीं है, पकड़ भी थी, है ना। वो जो चीज़ थी वो उनके में एक जज्बा था, एक मैंने कहा एक तूफान, एक भूचाल था जिस तरह का राजनीति में वो आया और वो चला गया। वो सारे के सारे संकट, अब मेरे ख्याल से वो कमी कैसे पूरी होगी, वो सवाल अभी हम सब के सामने मेरे ख्याल से इस चर्चा का विषय होना चाहिए कि क्या वो संकट आन पड़े। उनके परिवार पे तो जो संकट आया हम बात करेंगे, लेकिन NCP पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से अभिभावक के तौर पे उन्हें देखते थे, मानते थे, उनके लिए भी बड़ा ही मुश्किल समय आ गया। मतलब एक तरह से अनाथ, बिल्कुल पूरी तरह अनाथ हो गया। 99 में बनी है NCP, है ना, जब शरद पवार ने अलग जाके NCP बनाई, उस समय भी जो है वो समस्या आन पड़ी थी कि कौन लीड करेगा। सरकार जब बनी, छगन भुजबल और इनके बीच इलेक्शन हुआ विधायकों का, उस इलेक्शन में छगन भुजबल ले गए कुछ वोटों से, लेकिन अजित पवार का एक फलक्रम बना था, दोनों एक दूसरे को लगभग दुश्मन जैसे देखते थे। लेकिन अब की बार जब बंटवारा हुआ तो आश्चर्यजनक तौर पर छगन भुजबल भी उनके साथ चले गए। हाँ। तो कुछ तो कारण होगा, बड़े बड़े दिग्गज हैं, अपने अपने इलाके के, ज़िले के दिग्गज उनके साथ चले गए। आज उनके सामने क्या प्रश्न खड़ा होगा? एक उनको तो दुख होगा अजित पवार का व्यक्तिगत जाने का, लेकिन राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा है, आइंदा क्या होगा? शरद पवार कमज़ोर पड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की कमान इस चुनाव के ठीक पहले अजित पवार को सौंप दी, अपने सारे नाते रिश्तेदारों को भेज दिया उनके साथ। अजित पवार ने मिल करके उनकी पार्टी, शरद पवार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी से अलग हो करके, बहुत सफल नहीं रहे। पुणे शहर तो पहले बीजेपी ले गई थी, पिंपरी चिंचवड़ भी उनके हाथ से चला गया। मुंबई में लड़े तो उसमें कोई खास नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ है नवाब मलिक और ऐसे परिवार का स्थिति नज़र आ रही, बाकी तो दिख भी नहीं रहा है कोई बहुत बड़ा। तो वो जो स्थिति है, वो जो आज NCP के सामने जो संकट खड़ा है, इतना दोनों परिवार, शिवसेना दोनों इकट्ठी आ गई, मतलब मनसे, मैं शिवसेना क्या हूँ, मनसे और शिवसेना दो भाई इकट्ठे आ गए परिवार में। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है वो असर है, एक 65 सीटों के बदौलत वो खड़े हैं ठाकरे फिर से
समाप्त नहीं हुए मुंबई की राजनीति में, बने रह गए। जब लग रहा था बीजेपी की लहर है, ऐसा हुआ नहीं। तो वैसे ही लेकिन एनसीपी की क्या वो औकात रह गई है आज राजनीति में। और सबसे पहले बात, वो जो दिग्गज ऊपर बैठा था, वो जो नेता बैठा था, जो किसी को कुछ नहीं समझता था, वो ऊपर से गायब होने का जो असर है, उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। एनसीपी के पास बहुत बड़े रिप्लेसमेंट नेता बहुत हैं, चेहरे बहुत हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्वों की कमी है, लेकिन एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सके, उस जगह को बराबर रिप्लेस कर सके, ठीक ठाक वहाँ बैठ जाए खांचे में, ऐसा व्यक्ति फिर दिखाई नहीं पड़ रहा। ना छगन भुजबल, ना यहाँ सुनील तटकरे, ना मैं सारे नाम लूँगा, है ना, लिटरली बड़े बड़े दिग्गज हैं, वलसे पाटिल, है ना, जयंत पाटिल है। हाँ, कई जयंत पाटिल, कई लोग हैं, नामों की कमी नहीं है। जयंत पाटिल तो लेकिन शरद पवार के साथ, कोई बात नहीं, दोनों को मिलाकर भी शरद पवार की पुत्री भी क्यों ना हो, कोई पूरा करने वाला कोई व्यक्तित्व एनसीपी के सामने तुरंत दोनों ही स्तर पर एक पार्टी की कमान संभाले, है ना, जो राष्ट्रीय दर्जा रखने वाली पार्टी है उसकी कमान संभाले, और फिर या फिर इस सरकार को उस अपना रुतबा बना के रखे, ऐसा कोई व्यक्तित्व, है ना, एग्जैक्ट उसके खांचे में बैठ। छगन भुजबल हो सकते हैं जिनको 2 दिन पहले ही क्लीन चिट मिली है अपने कई कुछ भ्रष्टाचार के प्रमुख आरोपों से, तो लेकिन उनके नेतृत्व में बाकी लोग आने चाहिए, वो समाहित कर पाना सभी नेताओं को वो बड़ा मुश्किल होगा। लगभग सब आ गए, मतलब जिनको विरोध था, अजय छगन भुजबल के नीचे आना चाहिए, या जो नाम सुझा रहे हैं उन सबके नीचे आना चाहिए। वही वो चीज़ है। तो उसके पहले मैं जरा समझना चाहूँगा शैलेंद्र, जिसे कि जो जैसा व्यक्तित्व इन्होंने अभी बताया, जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से भी थे, छल कपट बहुत ही कम था, जब राजनीति में इतनी बड़ी सफलता, ये सब एक विरोधाभास या चमत्कारिक जैसा कुछ नहीं है? नहीं, ये तो उनका परिश्रम था। देखिए, राजनीति में एक होता है, बहुत लोग सामने दिखते हैं, लेकिन अजीत पवार कम बोलना, कम दिखना और गंभीरता से काम करना, इस पर उनका फोकस रहता था। हाल के दिनों में वो टीवी पर दिख भी रहे थे, कुछ कई जगह बोलते थे, लेकिन उससे पहले वो बहुत खामोश रहा करते थे और कम दिखते थे। और लेकिन उन्होंने हमेशा, देखिए, वो हाई एडमिनिस्ट्रेटर रहे, हाई प्रोफाइल मंत्रालय उनके पास हमेशा रहा। ख़ास तौर पे सिंचाई विभाग, जलापूर्ति विभाग रहा उनके पास। एक किसानों से जुड़ा हुआ जो विषय है, वो जड़ों तक पूरा उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, इसीलिए उनको चाहने वालों की भी बड़ी संख्या है। देखिए, आज जो पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा शोक की लहर है, हम टीवी समाचारों पे भी हम लोग देख रहे थे, लोग किस तरह से बिलख रहे थे। मैं आपको बताऊं, वो बड़े खेल प्रेमी भी थे। महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे। अच्छा। और कई, आज मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, जो कबड्डी प्लेयर रहे हैं, उनका फ़ोन आया, बड़े दुखी थे कि उनकी वजह से, माने वो जब अध्यक्ष थे उस समय उनकी नौकरी लगी, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अध्यक्ष वो थे इसलिए हमारी नौकरी लगी, ऐसा उनको। खेल को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। उनके समय में खेल भर पूना में और आसपास जो खेल होते थे, हमारे परिचित कई लोग हैं जो खिलाड़ी हैं, वहाँ जाते थे, वो मैनेजमेंट में रहते थे और बहुत खुश रहते थे। अभी सवेरे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यार, हम लोग के लिए तो बहुत नुकसान हुआ, हमारी बड़ी क्षति हुई। और इस तरह जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको उन्होंने काफ़ी मदद की, क्योंकि पवार परिवार का जो वर्चस्व बन रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र में, बारामती से लेकर आसपास पूना, आप सातारा, फिर उसके आगे सोलापुर तक, वो जो पूरी पट्टी है, उस पट्टी में अगर शरद पवार का परिवार जीत कर आता है चुनाव, लोगों का समर्थन मिलता है, तो निश्चित रूप से वहाँ उन्होंने काम किया है। मैं देखता हूँ कि जो बाकी नेता होते हैं, कुछ उन्हें आरोप लग जाए, खास करके भ्रष्टाचार इस तरह के, तो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन अजीत पवार में कभी उस तरह की बातें मैंने देखी नहीं। वो कुछ असर ही नहीं हो, जैसे निडर होकर बात करते थे चीज़ों को लेके। जैसे उनके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है, लेकिन कहीं उनके व्यक्तित्व से या उससे बातचीत से नहीं झलका कि हाँ, उन्होंने या तो वो किया है या फिर वो डरे हुए हैं। वो 70,000 का आंकड़ा ही भ्रामक है, सबसे पहली बात। अच्छा। वो सिंचाई मंत्री थे और सिंचाई बहुत कम बढ़ी है आगे। तो विपक्ष ने, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने आज़ादी से लेके अब तक का सिंचाई पे जितना खर्च हुआ है वो जोड़ा और कहा 70,000 करोड़ सिंचाई पर। तब से वो जोड़ करके पूरा आज़ादी से अब तक का कहा ये घोटाला हुआ है। देखिए कैसी विसंगत है कि फडणवीस स्वयं एक बैलगाड़ी पे उनके खिलाफ सबूत लेकर के गए थे ईडी ऑफिस तक, है ना, और वो आज उन्हीं के तहत, है ना भाई साहब, बन गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। और वो भी मोदी जी ने इस 70,000 करोड़ का उल्लेख किया और उसके 2 दिन बाद फिर उनको पार्टी में ले लिया गया। तो बड़ी विसंगत। इस पर तो अभी हाल के चुनाव के पहले जब दोनों अलग लड़ रहे थे तो अजित पवार ने मखौल भी बनाया,
ये बाबा ये वही हैं जो 70,000 करोड़ का मुझ पे आरोप लगा रहे थे, है ना, बड़ा बड़ा मैं कह रहा हूँ कि वो क्लीन चिट मिली वो उनको। डरते थे नहीं, निडर एकदम, मतलब किसी चीज़ से भी। हाँ, वो तो एक तरह का वो जो एक निडरता होती है ना, और वो जो एक किसी चीज़ की परवाह ना करने वाला जो होता है ना व्यक्तित्व, वो उस तरह का व्यक्तित्व था। और वो बड़ा आक्रामक व्यक्तित्व था। आक्रामकता क्यों आई? क्योंकि काम की पीछे शक्ति थी। वो जान रहे थे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, उनका मैंने काम किया। बरसों बरस 35 वर्ष की राजनीति पर एक सफ़र, एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, और वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा, बनाया, अपने साथ लिया, एक तरह का तूफान तैयार कर दिया एनसीपी में। वो जब ताकत तैयार हो गई, वो विश्वास आ जाता है आपके पीछे। तो अजित पवार के लेकिन पीछे वो जानते तो शरद पवार की थी ताकत। पहले ताकत थी, हाँ। लेकिन बाद में अजित पवार ने वो ताकत पूरी की पूरी छीन ली ना। आज शरद पवार के पास एनसीपी की कितना परसेंट रह गया है लिटरली? वो सब कुछ तो ले ही गए, वो अपने बदौलत ले गए, और वो अपनी कार्यक्षमता के बल पे ले गए कि उनके धुर विरोधी जो उनके साथ जो पंगा पहले दिन से छगन भुजबल का चल रहा था, वो तक उनके सामने ऑप्शन नहीं खुला। वलसे पाटिल से उनकी कंपटीशन चल रही थी। ये सब बड़े बड़े नेता दिग्गज, है ना, उनके साथ जाने को मजबूरी हो गए होंगे ना, वरना और क्या था। तो अजित पवार की ताकत, इस तरह की पॉलिटिकल ताकत उन्होंने अपनी तैयार कर ली थी, बेस तैयार कर दिया था। शैलेंद्र जी ने जैसे कहा कि ज़मीन पर वो जो शक्कर कारखाने की शक्ति पूरी तरह से, फिर बैंकिंग की शक्ति, सहकारी बैंक की शक्ति, फिर दूध के संघ हैं जगह जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी ताकत उन्होंने एक तरफा अपने तरफ समेट के रख ली थी। तो ये जो चलाता है वो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति चलाता है। पश्चिम महाराष्ट्र कहलाता है, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, पुणे के आसपास 4-6 जिले हैं, वो 4-6 जिलों की राजनीति ये संस्थाएं चलाती हैं। तो ये संस्था जो सहकारी आंदोलन है वो चलाता है। सहकारी आंदोलन पे पूरी पकड़ उन्होंने बना ली थी, और पूरी ताकत उनके साथ खड़ी हो गई थी। वो उसकी बदौलत वो सब बोल जाते थे और कर जाते थे, और उनको नज़रअंदाज करके रखना किसी के लिए भी महाराष्ट्र की राजनीति में आसान काम नहीं था। उनको साथ लेने की मजबूरी शायद हो गई थी। आजकल के नेताओं में एक बड़ा शगल है कि बेतुकी बयानबाजी कर लेना। अजित पवार को हमने देखा, 1-2 बयान उनका छोड़ दिया जाए, ऐसा एक बयान, सधी हुई बातें बोलते थे। तो बड़ा संतुलित और सदी हुई और सामंजस्य वाली ही बातें आजकल कर रहे थे। और पहले तो वो सिर्फ मराठी में बोलते थे। अभी मैंने देखा कुछ वर्षों में हिंदी में भी उन्होंने मीडिया से भी बात करना शुरू कर दिया था। ये जो परिवर्तन, हाँ, वो शुरुआत में जैसे उन्होंने कहा कि एक पेशाब जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं पेशाब कर देंगे तो पानी कर दूँ, तो क्या पेशाब से भर दूंगा क्या वो डैम, ऐसे बोल गए थे और सार्वजनिक रूप से मंच से बोल गए थे, और उसका बड़ा मजाक बना था और उनको बड़े तकलीफ हुई थी, और उसका उनको पॉलिटिकल खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, जो आज उनके नाम से जुड़ा है विवाद। अन्य विवादों के अलावा ये भी विवाद के तौर पर जुड़ गया, लेकिन उसके अलावा वो कई बार सामने वालों का मजाक आज भी बनाते थे वो। मतलब ऐसा नहीं है, उनके भाषणों में सामने वालों की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं रहती थी, और मजाक भी बड़े देसी किस्म के, है ना, लेकिन फूहड़ नहीं होते। अब फूहड़ नहीं होते थे। शुरुआती जो थोड़ा सा ऐसा वो लगता था। अजित पवार अच्छे खासे एक पॉलिटिकल लीडर थे, तो पॉलिटिकल लीडर होने के नाते ही न्यू हाउ टू, कितने हद तक जाना है ये समझ उनमें आ गई थी। हाल के दिनों बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन। और वो शरद पवार के साथ में आए, शरद पवार के मातहत काम करते हुए वो राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को शरद पवार की छाया से बाहर निकाला और एक सशक्त नेता के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित किया। और बड़े अच्छे से उन्होंने जब पार्टी भी अलग बनाई तो सत्ता के साथ रहे, और देखिए उन्होंने विधायक सांसद सब अपने लोगों को बनाया है। और कई लोग जो शरद पवार को छोड़कर, जैसा कि अभी अनुराग जी बता रहे थे, आए हैं, तो उन्होंने पार्टी को बड़ी मजबूती से संभाले भी रखा था, और उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अब नया करेंगे वो। अब इस समय बीजेपी और शिवसेना के साथ आने के बाद भी और हिंदुत्व की इस लहर में भी उन्होंने अपनी और अपने पार्टी की सेकुलर की छवि को छोड़ा नहीं, बोलते उसे बनाए रखा उन्होंने। हम यशवंतराव चौहान की राजनीति कर रहे हैं, वो बार बार बोल रहे थे इस बात, और कांग्रेस का उन्होंने उल्लेख छोड़ दिया। हालांकि वो कांग्रेस का भी उल्लेख करना चाहिए, लेकिन यशवंतराव चौहान की जो राजनीति है उसका बार बार को गुरु शरद पवार अपना गुरु यशवंतराव जी को मानते थे। लाइन वो लेके तो वो लाइन उन्होंने ली। यहाँ बम्बई में ही देखिए, मलिक नवाब को लेकर के बीजेपी ने अपने रिजर्वेशन दिए और कहा कि हम इनको साथ नहीं ले सकते। एक नेता को छोड़ना था, दूसरा नेता होता तो मलिक नवाब को छोड़ करके पूरे राज्य में साथ लेना था। उन्होंने पूरे राज्य में दुश्मनी ले ली, बीजेपी से लड़ लिए बिल्कुल पूरी तरह से। मलिक नवाब को नहीं छोड़ा उन्होंने, है ना, लिटरली, क्योंकि संकट के समय मलिक नवाब ने उनका साथ दिया था, है ना। मुशर्रफ जैसे नेता हैं उनके पास, दूसरे मुस्लिम नेता हैं, है ना, और रोएंगे क्योंकि सेकुलरिज्म पर लड़ने वाला इस सरकार के अंदर, है ना, मुस्लिम इश्यूज़ को उठाने वाला
वो जब ये आप आश्चर्य करोगे कि इस सरकार में मुसलमानों को जितने पैसे दिए हैं, मुस्लिम संस्थाओं को, जो उनके आज़ाद महामंडल, दूसरे कई महामंडल हैं, उनको जितने पैसे इस सरकार में अजित पवार के तहत, बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, हिंदुत्ववादी सरकार है, शिंदे तो और ज़्यादा प्रखर है हिंदुत्ववाद को लेकर के, इस हिंदुत्ववादी सरकार में मुसलमानों को जितना मिला है, लगभग दुगना पैसा फंड मिला है सरकार से। ये एक आश्चर्य की बात है। वो सेकुलरिज्म का जो उनका पहलू है, सेकुलरिज्म को लेकर के उनके जो रूट्स हैं, वो अपने रूट्स को भूले नहीं हैं, अपनी पहचान उन्होंने गायब नहीं होने दी, अपनी पार्टी की सिद्धांतों के साथ वो रहे हैं। ये बात उनके व्यक्तित्व को बड़ा आपने बहुत सही बात कही। देखिए, जैसे उन्होंने अपने पार्टी से बगावत की, परिवार से भी बगावत की, एक तरह से अलग पार्टी बनाई, सरकार में शामिल हुए, फिर अपनी पत्नी को उन्होंने, सुनेत्रा पवार को लाया राजनीति में। पहला झटका लगा, वो चुनाव हार गई बेटा, और अभी बेटे को बढ़ाने की कोशिश, बेटा भी एक चुनाव हार गया। अभी हाल फिलहाल में बेटे पे एक बड़ा आरोप, जमीन घोटाले का भी आरोप लग गया था, और पार्टी को कहीं न कहीं संभाल वो आगे ले जा रहे थे। लेकिन अब जब वो नहीं है तो उस परिवार का क्या होगा? ये बड़ा पवार परिवार और अजित पवार परिवार, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और बहुत मार्मिक स्थिति है। परिवार टूटा नहीं, विघटन नहीं हुआ परिवार में, क्योंकि बेसिक वैल्यूज़, राजनीतिक मतभेद के बावजूद परिवारों में एका नहीं टूटा। सुनेत्रा जी ने जाना बंद नहीं किया और शरद पवार की पुत्री हाल ही में हमने देखा पूरा परिवार एक साथ। बड़ी बात है कि राजनीतिक मतभेद के बाद भी कभी पवार परिवार में मनभेद नहीं देखा गया, क्योंकि अक्सर प्रसंगों पर देखा है कि तो सब साथ में दिखते हैं। अजित पवार, सुप्रिया जी और शरद पवार सब साथ में परिवार का, तो परिवार की उनकी एकता बड़ी तगड़ी है। और जो आपका प्रश्न था कि उनके बाद वारिस, तो मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने, देखिए, अपनी पत्नी को जब लोकसभा चुनाव लड़वाया था तो उनको राजनीति में तो उन्होंने प्रवेश कराया था। वो भी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी पद्म सिंह पाटिल दिग्गज नेता रहे, उनकी बेटी हैं, पारिवारिक घराने से ही, राजनीतिक घराने से ही आती हैं, वो भी उनको लड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर हारने के बाद भी उनको सांसद बनाया, राज्यसभा की आज वो सदस्य हैं, सांसद हैं, बेटे को भी चुनाव लड़वाया। और सुनेत्रा जी बारामती टेक्सटाइल कंपनी के अध्यक्ष हैं, वो एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की सीईओ हैं, तो उनका हो सकता है वो पार्टी की कमान संभाल भी लें, ये उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। सुनेत्रा जी का जो सुनेत्रा जी वक्तव्य, उनको कभी किसी ने भाषण देते नहीं सुना। उनको बारामती में चुनाव भी लड़वाया गया तो उनको एक एक शब्द बोलना कठिन पड़ रहा था। हमने देखा जो सरकारी संस्थाएं वगैरह में वो बोल रही थी, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीपी को एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल को एक व्यक्तित्व लगता है। क्षेत्रीय दल ऐसे नहीं पनप सकता, ये दो राष्ट्रीय दलों के बीच की कहीं भी क्षेत्रीय दल को पनपने के लिए एक व्यक्तित्व लगता है। बस क्षेत्रीय के साथ साथ एक पारिवारिक पार्टी, वो परिवार नहीं उसका नेतृत्व कर पाएगा। मुझे समझ में, देखिए, कई स्तरों पे, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अजित पवार कई स्तरों पे आपको उनकी कमी पूरी पड़ने गई। एक एनसीपी संगठन, ठीक है, पहला तो मैं बताऊं, उसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, और ये उसमें प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, ये बड़े दिग्गज लोग हैं, ये ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं पार्टी में, ये कहीं ज़्यादा वज़न रखते हैं, कहीं ज़्यादा अनुभव रखते हैं। मैं उनको वहाँ देखूँगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाना हुआ पार्टी का तो उनको वहाँ पे मैं इन रोल देखता हूँ। उप मुख्यमंत्री पद तुरंत किसी को देना हो, है ना, तो छगन भुजबल हैं, है ना, जो आज नैसर्गिक दावेदार हैं, खड़े हुए वहाँ, और अभी हाल में निकले हैं, उप मुख्यमंत्री रहे भी। उनके अलावा भी जयंत पाटिल रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री, वत्स पाटिल स्पीकर रह चुके हैं, उनकी पार्टी में बैठे हुए दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। सुनील तटकरे स्वयं हैं, अगर ऊपर एडजस्ट नहीं होंगे तो यहाँ उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारे लोग वहाँ पे स्थिर हैं। मिसिंग कहाँ है? अगर सरकार में और संगठन में, दोनों में स्थिति, तो मिसिंग कहाँ है? मिसिंग वो तेवर है, वो फिर अजित पवार होने वाली बात है, तो वो वहाँ मिसिंग है। इनमें से कोई भी जो है, छगन भुजबल बहुत अच्छे वक्ता हैं, उत्तम वक्ता हैं, ठीक है ना, लेकिन पिछले झटके खाने के बाद में क्या उनमें अब वो तेवर रह गया है? क्या वो तेवर की जो बात है, वो तेवर लाना है ना, क्या शरद पवार भी एक हो सकते हैं व्यक्ति की, वो उन पर जो इस समय जो पहाड़ टूटा है, तो वो उनका बनाया बच्चा आज चला गया उनके देखते देखते। उन्होंने अपने बेटे की, तो उनको बेटा नहीं है, एक ही बेटी है, तो उन्होंने अजित पवार को लगभग अपना बेटा माना, है ना। मैं बहुत नज़दीकी से इस बात को अनुभव किया मैंने। तो वो बेटा चला गया शरद पवार को, क्या फिर वो उठ करके, ऑलरेडी वो तंग आ चुके, उन्होंने पार्टी अपनी सौंप दी, सारे बाकी अपने पोते वोते जो उनके साथ थे उनको बोला जाओ अजित पवार के साथ लड़ो, सब उनके साथ
पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का चुनाव कुछ ही दिन पहले पूरा परिवार जा कर के उनके साथ चला गया। शरद पवार ने छोड़ दिया एक तरह से। क्या फिर वो कमान उठा पाएंगे? क्या फिर वो कौन उस अर्जुन को खड़ा करेगा उठा करके इस उम्र में? ये और इतने झटके के बाद आज की डेट में ये सारे संकट है ना, वही एक आदमी है जो सबको ठीक कर सकता है। अगर आज की डेट में वो आदमी क्या स्थिति में है, क्या मैं यहाँ बैठ करके मुझे लग रहा है कि उस आदमी को ये जो झटका लगा है, शरद पवार को जो झटका जो ये लगा है, वो पता नहीं कॉम्प्रिहेंड लोग नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एक बड़ा प्रश्न है। और वो अगर उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने खड़ा कर दिया तो एनसीपी फिर खड़ी हो सकती है। आज की डेट में एक ऐसा सिंगल मैन अगर देखेंगे आप तो सिंगुलर मैन में कोई नज़र नहीं आता, अलग अलग हाँ, लेकिन सवाल तो ये होगा ना कि फिर वो क्या बीजेपी के साथ आएंगे सरकार में? उनके साथ तो एक वो बड़ा सवाल है, वो काम बड़ा आसान है। वो तो मुझे लगभग लगता है जिस तरह से पारिवारिक पार्टी है वो शरद पवार की, पवार परिवार की, या फिर अजित पवार की भी, तो सुनेत्रा पवार मेरे ख्याल से परिवार से कोई आएगा तो पूरे पार्टी में नेतृत्व जो है वो सर्वमान्य होगा। वरना जो आप बाकी नेताओं का नाम गिना रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। आपको क्या लगता है शैलेंद्र जी? देखिए, अभी अजित पवार का न रहना न केवल बारामती में या पवार परिवार में या एनसीपी में या महाराष्ट्र की राजनीति में, ये तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शोक का माहौल है। अभी इस बारे में हम लोग का कुछ कहना जल्दबाजी भी बहुत हो जाएगी। और मैं इतना समझ सकता हूँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि नेतृत्व की बागडोर जो है पवार परिवार अपने हाथ में ही रखेगा एनसीपी की, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा सा अगर हम बात करें अजित पवार के व्यक्तित्व उनकी काबिलियत को लेकर, तो सरकार में शामिल थे, एक तरह से वर्तमान सरकार को बैलेंस कर रहे थे वो, बीजेपी के लिए एक तरह से वो सहायता ही कर रहे थे वो, लेकिन वो साथ में वित्त मंत्री भी थे जी। और अभी बजट पूरी तरह मंत्रिमंडल में अजित पवार जब जिस मंत्रिमंडल में रहे, उस समय के मुख्यमंत्रियों को भी ज़्यादा बोलने की वो इजाज़त नहीं देते थे वित्त मंत्रालय में। 100 रुपये भी अगर किसी चीज़ पे खर्च होने हैं तो वित्त मंत्री की सही लगती है उस पर, ठीक है। तो वो तो हर चीज़ एक तरह से वित्त मंत्री कंट्रोल करता है। जब पैसे आ गए तो सारी योजनाएं उसके तहत चली जाती हैं। अजित पवार ने अपनी मन की है, अपनी मन की मनवाई है, करते रहे हैं और वैसा वो बजट भी बनाए। आज महाराष्ट्र जिस कगार पे खड़ा है, महाराष्ट्र आज भारत को विश्व शक्ति बनना है तो मुंबई को एक तरह का रूप देना पड़ेगा। ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया, मोदी जी ने आज उसको जो रूप दिया है, बृहद रूप दे रहे हैं। मुंबई में जो मेट्रो योजना से लेके पोर्ट और फिर नया पोर्ट, नया एयरपोर्ट है ना, लिटरली इस तरह का वो खेल, वो बुलेट ट्रेन, वो जिस तरह का मुंबई का आकार जो वो दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि पावर हाउस भारत को जो बनाने वाला होगा, नया न्यूयॉर्क बनाना पड़ेगा, नया न्यूयॉर्क बनाना पड़ेगा अगर विश्व केंद्र बनाना है। तो मुंबई को विश्व केंद्र बनाने की योजनाएं आकार ले रही हैं। उसमें महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय एक प्रमुख रोल प्ले कर रहा है। अजित पवार एक प्रमुख रोल प्ले कर रहे थे उसमें, वो ना होते तो उसके बिना हो नहीं सकता। महाराष्ट्र का पार्टिसिपेशन है हर योजना में सरकार का। तो लड़की बहन योजना जैसी पॉपुलर योजनाएं चलाए रखने के लिए, और यहाँ महाराष्ट्र में रोहियो बड़ी योजना चलती है, रोजगार हमी, जो आज भारत के दूसरे इलाकों में यहीं से शुरू हुई, बहुत बड़ा फंड वहाँ चला जा रहा है। तो उसको रोक के फिर ये योजनाओं को शामिल करना एक बड़ा तार की कसरत है। तार पे कहते हैं कि तार पे चलते हैं लोग, वैसी कसरत कर रहे थे। वैसे समय में बजट लगभग पेश होने को तैयार। बजट बनाने में 1 लाख लोग काम करते हैं तो एक बजट तैयार होता है। जैसे ही पहला बजट ख़त्म होता है अगले की तैयारी शुरू होती है। अब भाई साहब मार्च के अंत में नया बजट पेश होना है, इनको बजट पेश करना था। ये ऐसे वित्त मंत्री थे जो रिकॉर्ड 11वीं बार अपने मंत्री अपना वो बजट पेश कर। केवल वानखेड़े जी थे जो 13 बार कर चुके थे उसके महाराष्ट्र में जो या शिंदे जी, सुशील कुमार शिंदे 9 बार बजट पेश। वित्त मंत्री बदला नहीं जाता महाराष्ट्र में अक्सर उसको, इसीलिए महाराष्ट्र की वो प्रगति आप देख रहे हैं। तो उनके जब बजट पेश करना था, बड़े क्रूशियल जंक्चर पे हम खड़े थे। वो आखिर का जो अब सब कुछ तैयार होके तैयार माल वित्त मंत्री के सामने आता है और वो कुछ चीज़ों को छांटता है। मेड निर्णय लेने होते हैं, मुख्य निर्णय। आज इस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सरकार है। मैं ये कह सकता हूँ आपको, एक भी आदमी, देवेंद्र फडणवीस स्वयं इतने सक्षम है कि वो काम को कर सकते हैं। वित्त मंत्री बहुत गहराई से समझ वो वित्त मंत्रालय के रखते हैं। मेरे ख्याल से उनको बागडोर संभालनी पड़ेगी, है ना, वरना वो भी पूरा बोझ आएगा। वो आज सोचिए, महाराष्ट्र का ऑलरेडी वो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर वित्त मंत्री भी आ जाना, भाई साहब वो बोझ है ना, किस तरह का बोझ वो उन पे आ गया है। मेरे ख्याल से वो अपने इस समय अगर दुनिया में सबसे दुखी आदमी हम जो परिवार के बाहर देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो
संकट और परेशान जो आदमी देखा जाएगा उसका नाम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मतलब देवेंद्र फडणवीस कहलाएंगे हम। तो लिटरली वो संकट खड़ा है, महाराष्ट्र के सामने भी वो समस्या खड़ी है कि फिर से ये सब चीज़ खड़ा करने में कहीं वित्त मंत्री की योजना भूमिका तो रही है ना, वो भूमिका समझने वाला व्यापक चित्र महाराष्ट्र का, बम्बई का बना करके उसको योजना देने वाला निश्चित तौर पे फडणवीस जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो वो योगदान को साथ दे करके ज़मीन पे उसके लिए ज़मीन तैयार करने वाला व्यक्तित्व तो अब अचानक एक मजबूत साथी जो है, एक मजबूत साथी चला गया है। तो झटका तो भाई साहब पूरी सरकार को ही लगा है एक तरह से महाराष्ट्र की, और जनता का जो समस्या है तो वो तो नज़र ही आ रहा है। ये जो हादसा हुआ है वैसे तो हादसा ही दिखाई पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम हुई थी, कुछ तकनीकी खामी होएगी, सब जांच का आदेश दिया गया, जांच में पता चलेगा। लेकिन कुछ एक ऐसी आवाज़ें भी उठ के आ रही हैं कि क्या इसके पीछे कहीं कुछ साजिश भी हो सकती है। आपके माध्यम से हम चर्चा थोड़ी कार्यक्रम के पहले कर रहे थे, तो एक पायलट गिल्ड के सज्जन ने एक वीडियो डाला हुआ है, हम आप देख भी रहे थे उसको, कि कैसे ये प्लेन पहले भी स्किड हो चुका है, 6 लोग बच चुके हैं उससे, एक एक्सीडेंट हो चुका है। तो कोई साजिश नहीं बताई, बताया कि लेकिन प्लेन में ही गड़बड़ थी, प्लेन का अपना एक इतिहास, प्लेन का इतिहास गड़बड़ है। एक बार स्किड हुआ, लोग बच गए, इस बार नहीं बच पाए। प्लेन गया ऊपर से, घूमा, एक चक्कर घूमा, उतरने की कोशिश की, नहीं उतर पाया, दूसरे खेप में वो पहले ही खेत में वो गिर गया, है ना, एक तरह की क्रैश लैंडिंग जिसको कहते हैं वैसी हो गई। तो ये सारी चीज़ें माहौल जो बता रहा है, पहली नज़र में वो दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें इट्स ए मेयर एक्सीडेंट, ऐसा हम लोगों को पहले प्रतीत हो रहा है। पर राजनीतिक ज़मीन पर जब ऐसे आदमी जाया करते हैं, अजित पवार जैसे लोग जब जाते हैं, तो एक आवाज़ निश्चित तौर पर उठती है, एक वर्ग में आवाज़ उठती है। भले संजय गांधी की मृत्यु हो, सचिन पायलट की हो, है ना, या इस तरह की, या महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट दिल्ली में हो गया था, वो चल बसे थे, वो मुख्यमंत्री पद की लाइन पे थे, वो आज भी वो षड्यंत्र वाली जो गूंज है वो जाती नहीं। सुभाष बाबू के तो मरने के 100 साल बाद तक ये चर्चा चलती रही कि भाई साहब वो कैसे मारे गए थे, मार दिए गए थे। महाराष्ट्र में जब पॉपुलर लोग जाते हैं तो मन का सेंटिमेंट ये इनकार करता है कि ये सामान्य मौत से हुए होंगे। एक तरह का षड्यंत्र की आवाज़ें उठती हैं, उठेंगी। जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत ही 1 घंटे के अंदर घटना के दे दिए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि तुरंत वो एविडेंस जमा करना, उसको कोलैबोरेट करना और जांच शुरू कर देना। उनको समझ में आ रहा है कि ये इतना पॉपुलर व्यक्तित्व, और लगभग उनकी उम्र भले थोड़ी सी 60+ रही हो, लेकिन वो फिटनेस उनका लेवल जो है 30-40 वर्ष का था। इस ऐसे में चला जाना, है ना, इतने एक्टिविटी में इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन के बीच जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऐसे में चले जाना, तो ये उनके प्रशंसकों में ये प्रश्न उठना, मैं कहूँगा बहुत अटपटा नहीं है, ये प्रश्न उठेगा। इसका प्रश्न का उत्तर हमको अपने जीवन काल में मिल सकेगा कि नहीं, मुझे बड़ा डाउट है, क्योंकि अब तक के जो देखते हुए दिखाई पड़ रहा है, एक सीमाएं हो जाती हैं कि कई बार वो जो नाश करने वाली शक्तियां भी हैं वो भी उसके साथ तबाह हो चुकी होती हैं। इस तरह की आशंकाओं की जो खुशबुसाहट थी, ममता बनर्जी ने तो खुल के कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, ताकि हादसे का पूरा सच्चाई सबके सामने आ जाए। मतलब राजनीति भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, उनका तो स्पष्ट बयान आया, और भी लोग इसी तरह का बयान देना शुरू कर दिए हैं, और जो सच्चाई है हमें पता चलेगी। लेकिन यह हादसा तो बहुत महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखदाई है। जाते जाते खाली इतना जानना चाहूँगा कि आपकी नज़रों में एक लाइन में अगर अजित पवार के व्यक्तित्व का वर्णन करना होगा तो आप क्या करेंगे? मैंने शुरुआत में शब्द का, एक राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आया और वो चला गया, उसके बाद का सन्नाटा भरना आसान नहीं होगा। चलेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो अलग अलग स्तंभ खड़े हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ अजित पवार के रूप में जो खड़ा था वो आज ढह गया, और बड़ा नुकसान हुआ राजनीति का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ही विस्तार से और बड़े ही बारीकी से उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर रखा, और उम्मीद है कि दर्शकों को भी इससे अजित पवार के व्यक्तित्व को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार एकत्रित रहे, उसको एक आधार मिले। और आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।